Now let's begin the next section on page number 73. कल हमने जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि किसी भी हिस्टोरियंस जो भी स्टडी करते हैं तो किसी भी स्टडी के लिए दो चीज़ें बेस होती हैं, या तो टेक्स्ट या फिर एक्सकेवेशन में निकला हुआ आइटम. तो इट कैन बी एन इंस्क्रिप्शन, स्कल्पचर और आर्टिफैक्ट्स, उन सबको स्टडी किया जाता है. तो जब टेक्स्ट की बात होती है तो टेक्स्ट में हमारे पास जो सबसे ओल्डेस्ट एपिक टेक्स्ट अवेलेबल है दैट इज़ महाभारत. तो ऐसा नहीं है कि हिस्टोरियंस ने उठाया और कुछ भी पढ़ लिया और कुछ भी कह दिया. हिस्टोरियंस किसी भी टेक्स्ट को स्टडी करने से पहले ये देखते हैं कि वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, उसका ऑडियंस कौन है, उसका ऑथर कौन है, वो कब लिखा गया और उस टेक्स्ट को लिखने का तरीका क्या था, और फिर एट लास्ट जाके वो उसके कंटेंट के बारे में देखते हैं कि ओके अब इसमें लिखा क्या गया है. तो यही चीज़ें जो हिस्टोरियंस किसी भी टेक्स्ट को स्टडी करने से पहले पढ़ते हैं उन्हीं को हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या देखा जाता है और किन किन चीज़ों पे गौर किया जाता है. तो सबसे पहला सेक्शन इज़ लैंग्वेज और कंटेंट. तो महाभारत के बारे में अगर हम बात करें तो महाभारत तो हम जनरली पढ़ते हैं कि महाभारत संस्कृत में लिखी हुई है, बट ये नॉर्मल संस्कृत में नहीं लिखी हुई. कि जो जनरली जो संस्कृत होती है दैट इज़ अ वेरी टफ लैंग्वेज जो कि वेद वगैरह में या प्रशस्तीज में यूज़ हुआ करती थी. तो ये उस लैंग्वेज में नहीं है. इट इज़ इन सिंपलर वर्जन ऑफ संस्कृत जो कि वाइडली समझी जा सके, अंडरस्टैंड की जा सके. फिर जो हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियंस ने इस टेक्स्ट को दो पार्ट्स में स्टडी किया है अंडर टू हेड्स. वन इज द नैरेटिव हेड एंड द सेकेंड वन इज डाइडेक्टिक टेक्स्ट. तो नैरेटिव हेड का क्या मतलब हुआ कि जहाँ पर स्टोरी सुनाई जा रही होती है, और डाइडेक्टिक के अंदर उन्होंने क्या चीज़ें रखी कि उन स्टोरीज से मॉरल क्या मिल रही है या उन स्टोरीज को सुनाने का पर्पस क्या है, वो क्या इंस्ट्रक्शंस, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. तो इस तरीके से पूरे के पूरे टेक्स्ट को वो दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर लिया. अब हिस्टोरियंस इस चीज़ में बिलीव रखते हैं कि जो महाभारत है ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक स्टोरी है, बहुत ज़्यादा ड्रामा है इसके अंदर. और मे बी जो इसके अंदर का जो डाइडेक्टिक पोर्शन है, मतलब जो मैसेज या मॉरल वाला सेक्शन है, वो बाद में प्रोबेबली बाद में ही ऐड किया गया होगा. जैसे कि इसमें एक डाइडेक्टिक सेक्शन है, ये पिक्चर हमें अधिकतर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है. सो ये एक्चुअल पिक्चर इज ऑफ 18th सेंचुरी जो हमको मिली है. ये बैटलफील्ड का एक सीन दिखाया जा रहा है जिसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस अबाउट धर्म, कि धर्म क्या होता है. और धर्म इज बेसिकली लॉ. व्हाट इज लॉ? लॉ के सामने सब बराबर हैं. लॉ ये नहीं देखती कि वो आपका रिलेटिव है या नहीं है. फॉर लॉ आपको कई बार बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ते हैं. तो बेसिकली ही इज एक्सप्लेनिंग भगवत गीता इन महाभारत विच इज द डाइडेक्टिक पोर्शन एंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन. और ये कई पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स में देखने को मिलता है ये वाला सीन. और इसीलिए इस टेक्स्ट को इतिहास नाम दिया गया है. You can read the first line on the page number 74. It says the text is described as an itihas within early Sanskrit tradition. तो पुराने संस्कृत ट्रेडिशन के अनुसार इसको इतिहास नाम दिया गया है. इतिहास का लिटरल मीनिंग होता है thus it was, ऐसा पहले होता था. Which is why in general इसको हम ट्रांसलेट करके कह देते हैं कि it is history. But क्या हिस्ट्री में ऐसा कोई एपिक एक्चुअल में याद रखा जाता है? क्या ऐसी कोई लड़ाई एक्चुअली में हुई थी? किन फोक्स के बीच में लड़ाई तो होती थी, लेकिन उनको सिर्फ नरेशन के फॉर्म में शायद याद रखा जाता था. इस इतनी बड़ी लड़ाई का कोई वैलिड एविडेंस नहीं है, ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं. कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि
ये किनफोक थे और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, जो कि नैरेटिव्स के या स्टोरीज के टर्म्स में रिकॉर्डिंग है। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि इनका कोई वर्चुअल या वैलिड एविडेंस नहीं है कि ऐसी कोई बड़ी सी बैटल हुई भी थी। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑथर्स एंड डेट्स। जैसे कि हमने पढ़ा हिस्टोरियंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले लैंग्वेज देखते हैं, तो महाभारत की भी लैंग्वेज देखी गई कि ये संस्कृत लैंग्वेज है, एंड दैट इज अ कॉमन संस्कृत लैंग्वेज विच कैन इजिली बी अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑथर एंड डेट्स। तो अब इस इतने बड़े टेक्स्ट को लिखा किसने, और ये क्वेश्चन है, इसके कई सारे आंसर्स हैं। तो कई लोग कहते हैं कि इसको गणेश भगवान ने अपने टूटे हुए दांत से लिखा, कुछ कहते हैं कि इसको वेद व्यास जी ने लिखा। तो देयर आर सेवरल आंसर्स रिलेटेड टू इट। जो ओरिजिनल स्टोरी है वो चैरिटियर बार्ड्स ने सुनाई, जिनको हम सूत कहते हैं। सुताज लिखा है, इंग्लिश में सुताज बोलते हैं, हिंदी में ये सूत होते हैं। सूत कौन होते थे? जैसे कि सुनार होते हैं जो सोने का काम करते हैं, ऐसे ही सूत होते हैं जिनका मेन काम होता था कि वो चैरिट्स चलाया करते थे, जो रथ चलाया करते थे। तो जब युद्ध होता था तो जो किंग्स होते थे या किंग्स के साथ जो लड़ने जाते थे वो रथ के ऊपर चढ़कर लड़ने जाते थे, तो वो रथ चलाने वाले को सूत कहा जाता था। जैसे अर्जुन के लिए जो चैरिट राइडर बने थे वो कृष्ण बने थे। बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कर्ण महाभारत में, कुंती पुत्र कर्ण, जिनको जो एक्चुअली में जिनको पाला था वो एक सूत ने पाला था, तो इसीलिए वो सूत पुत्र के नाम से भी जाने गए। एक्चुअली में ही वॉज कुंती पुत्र, लेकिन क्योंकि कुंती ने उन्हें छोड़ दिया था, नदी में बहा दिया था, और फिर वो एक सूत को मिले थे तो वो सूत पुत्र के नाम से जाने जा रहे थे। तो क्या होता था, जब लड़ाइयाँ हुई तो लड़ाइयों में ये चैरिट राइडर्स होते थे। अब चैरिट राइडर्स जो होते थे, जिनको हम चैरिटियर कहते हैं, वो बार्ड्स भी होते थे। बार्ड्स एज वी नो की पोएट्स, जिनको कथाएं कहने का शौक होता है या जो पोएटिक मैनर में किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे रथ चलाने वाले जो कि पोएट्स भी थे, उनको सूत भी कहा जाता था, ऐसे चैरिट राइडर्स को। तो वो क्षत्रियों के साथ बैटलफील्ड में जाते थे, और जब वो जीत जाते थे, लड़ाई जीत जाते थे, तो वो अपनी विक्ट्रीज में अपने अचीवमेंट्स को गा गा कर सुनाते थे। और फिर ये जो गीत होता था, जो उनकी विक्ट्री की कहानियाँ होती थी, ये ऐसे ही कॉम्पोजिशन उनकी सर्कुलेट हो जाती थी ओरली। और फिर 5th सेंचुरी के बाद ब्राह्मणों ने इस चीज़ का टेक ओवर कर लिया कि, और उन्होंने स्टार्ट किया इन स्टोरीज को लिखना। दे बिगेन टू कमिटेड टू राइटिंग। उन्होंने ठेका ले लिया एकदम कि हम लिख कर रहेंगे, और फिर उन्होंने उसको नोट करना शुरू किया, ऐसी स्टोरीज को जो चैरिटियर बार्ड्स गाया करते थे। और ये सबसे पहला टाइम था जब जो चीफडम थे, जैसे कि चीफडम यानी कि जो हेड्स हुआ करते थे, उनके सेनाओं के जो नायक हुआ करते थे, तो चीफडम थे, जैसे कि कुरुज के चीफडम थे, या पांडव्स के चीफडम्स थे, पांचाल के, वो पांडव कह रहे हैं, कुरु के या पांचाल के जो चीफडम्स थे, उनकी ऐसी जो स्टोरीज थी वो आसपास रिवॉल्व होती रहती थी। और फिर धीमे धीमे करके इन चीफडम्स ने अपनी किंगडम्स भी बना ली, और ये जो नए किंग बनकर निकले, अब ये चाहते थे कि इनका इतिहास रिकॉर्डेड रहे और बहुत सिस्टमैटिक मैनर में रहे। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनका जो अचानक से चेंजेस आ गए और अब ये लोग नए नए स्टेट्स बनाने लगे, नए चीफडम्स थे तो ये नए स्टेट्स बनाने लगे, पुरानी जो सोशल वैल्यूज़ थी
वो वैनिश होने लग गई, नए नॉर्म्स बनने लग गए जो कि नए पार्ट्स में, स्टोरी के नए पार्ट्स में डिस्क्राइब किए जाते थे। और फिर हम एक अनदर फेज भी देखते हैं इसके कॉम्पोजिशन में, जो कि 200 BCE से 200 CE तक रहा। ये वो पीरियड था जब विष्णु भगवान की बहुत पूजा की जा रही थी, और विष्णु जी को का एक बहुत इम्पोर्टेंट फिगर कृष्ण के रूप में भी देखा जाता है। तो कृष्ण को भी विष्णु का ही रूप माना जाता था, और उस टाइम विष्णु को बहुत माना करते थे। तो सब्सिक्वेंटली 200 C से लेकर 400 CE तक एक लार्ज डाइडेक्टिक सेक्शन बना, एक लार्ज मॉरल देने वाला सेक्शन बना, जो कि मनुस्मृति में ऐड किया गया। ऐसा सेक्शन भी देखने को मिला जो मनुस्मृति में भी ऐड किया गया था, और मनुस्मृति से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता सा था। और इन एडिशंस के साथ ये जो टेक्स्ट था वो 10,000 इनिशियली इसमें शायद 10,000 वर्सेस हुए होंगे, जो कि बढ़ते बढ़ते 1 लाख वर्सेस तक पहुंच गए, और एक इनॉर्मस कॉम्पोजिशन हमको मिल गया। और ये किसने बनाया? इसको कहा जाता है कि जो एक संत थे वेद व्यास जी, उन्होंने ये वर्सेस लिखे थे। अब यहाँ पे आप एक सेक्शन और देख सकते हैं। जब आप इस पिक्चर को नोटिस करेंगे तो यू कैन सी दैट इसमें गणेश भगवान बैठे हुए हैं, हाथ में ये लिखे वो पत्री वगैरह पकड़े हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो लॉर्ड गणेश थे, एक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग व्यास ने डिक्टेट किया था इस टेक्स्ट को गणेश भगवान को। और जो इलस्ट्रेशन है ये पर्शियन ट्रांसलेशन है महाभारत का। तो ऐसा माना जाता है कि वो डिक्टेट करते जा रहे थे और गणेश भगवान लिखते चले जा रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा ऑन पेज नंबर 75। ये हेडिंग कह रही है द सर्च ऑफ कन्वर्जेंस। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है, सर्च का तो मतलब हमें पता है, ढूंढना। कन्वर्जेंस क्या? कन्वर्जेंस मतलब जो चीज़ें कहीं एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। तो ऐसा कोई एक पॉइंट देखना है, ढूंढना है कि वो एक कॉमन पॉइंट हमको मिलना चाहिए। तो महाभारत एक बहुत बड़ा एपिक थी, जिसमें बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से बैटल को, फॉरेस्ट को, पैलेसेस को, सेटलमेंट्स को डिस्क्राइब किया गया, बहुत डिस्क्रिप्टिव मैनर में दिया गया है। 1951 और 52 में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे बीबी लाल, इन्होंने एक विलेज खोज के निकाला, एक्सकेवेट किया, जिसका नाम था हस्तिनापुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। क्या ये एक्चुअली में हस्तिनापुर है, एपिक वाला ही, या कोई और हस्तिनापुर है? क्योंकि नेम में तो सिमिलैरिटी है और कोइंसिडेंटल है कि दोनों के नाम सेम है। जो लोकेशन है अपर गंगा दोआब की, जहाँ पे कुरु किंगडम पाई जाती थी, वो भी सेम ही है कि कुरु किंगडम भी यहीं पाई जाती थी और हस्तिनापुर विलेज भी यहीं पे मिला है। तो ये माना जा सकता है कि कुरूज का जो कैपिटल था मे बी शायद वो यही रहा हो। लाल जो थे उन्होंने ये एविडेंस ढूंढकर निकाला 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स पे, 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स पे उन्होंने ये एविडेंस ढूंढा, जिसमें से सेकंड और थर्ड वाले थे वो थोड़े से इंटरेस्टिंग थे। जो लाल ने नोट किया इन हाउसेस के बारे में सेकंड फेज यानी कि 12th से 7th सेंचुरीज के बीच में, कि एक लिमिटेड एरिया एक्सकेवेट किया गया जिसमें कोई डेफिनेट प्लान नहीं था हाउसेस का,
जो हाउसेस मिले वो किसी पर्टिकुलर डेफिनेट प्लान को नहीं फॉलो कर रहे थे। जो वॉल्स थी वो मड की बनी हुई थी, मड ब्रिक्स की बनी हुई थी, वो कहीं कहीं बनी मिल रही थी। और जो डिस्कवरी हुई मड प्लास्टर की, वो बहुत प्रोमिनेंट थी कि मड का प्लास्टर किया जा रहा था, उस पर रीड मार्क्स दिख रहे थे। और ये रीड मार्क्स सजेस्ट करते थे कि जो कुछ हाउसेस रहे होंगे उनमें रीड वॉल्स रही होंगी, रीड वॉल से प्लास्टर्ड रहा होगा, मड के ऊपर रीड वॉल लगाई गई होगी। और थर्ड फेज का जब एक्सकेवेशन हुआ तो 6th से लेके 3rd सेंचुरी तक, 12th से 7th सेंचुरी तक क्या रहा आपका सेकेंड फेज का एक्सकेवेशन। थर्ड फेज वाला जो एक्सकेवेशन रहा 6th से 3rd सेंचुरी तक, उसमें उन्होंने नोट किया कि ये जो हाउसेस थे इस पीरियड के वो मड ब्रिक से बने हैं और इनफैक्ट बर्न्ट ब्रिक से बने हैं। जो सोकेज जार्स हैं और ब्रिक की बनी हुई ड्रेन्स हैं वो जनरली ड्रेनिंग के लिए यूज़ की जाती हैं कि जो निकला वेस्ट वाटर है वो कैसे बाहर जाएगा। और जबकि टेराकोटा की जो रिंग वेल्स हैं वो यूज़ की जाती थी वेल्स की तरह भी और ड्रेनेज पिट की तरह भी। मतलब ड्रेनेज पिट जो वेस्ट मटेरियल को अंदर डालने के लिए कंपोस्ट के लिए यूज़ किया जाता हो, तो जो रिंग सर्कुलर वेल्स बनते थे वो भी टेराकोटा के थे, और जो नॉर्मल वाटर स्टोरेज वाले जो वेल होते थे वो भी टेराकोटा के ही वेल बनते थे। यहाँ पे और एक पिक्चर आप देख सकते हैं on you can see this picture on page number 76। ये एक वॉल है जो एक्सकेवेट की गई है। यहाँ पे यू कैन नोटिस ये जो ब्रिक्स हैं, these are the baked bricks जो कि यूज़ किए जाते थे, मड ब्रिक्स थे। और थोड़ा सा नीचे के सेक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ रीड प्लास्टर भी देखने को मिलता है हमको। अब इसमें जो सिटी का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, हस्तिनापुर सिटी का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था एक्चुअली हमारे एपिक के अकॉर्डिंग मेन नैरेटिव के बाद उसको कंपोज किया गया। सो इसमें अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो सिटी का डिस्क्रिप्शन अभी हमने पढ़ा जो बीबी लाल को मिला था, क्या वो एक्चुअल सिटी से मैच कर रहा था? तो हस्तिनापुर को अगर हम आदि परवान में देखें तो वो महाभारत के आदि परवान में उसको डिस्क्राइब किया गया है कि एक बसलिंग सिटी थी, जैसे कि ओशन, चहल पहल रहती थी वहाँ पर, हंड्रेड्स ऑफ मेंशन थे, कई गेटवेज थे, कई आर्क्स थे, और मासिंग क्लाउड्स की तरह ग्रेट इंद्र की जैसी सिटी है, सुंदर सिटी वैसी हुआ करती थी। और जो बीबी लाल को मिली वो ये सिटी थी। सो डू यू थिंक कि ये रिलेटेड है? क्या ये वही हस्तिनापुर मिला होगा या ये कोई और हस्तिनापुर था? अब जैसा कि हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा नैरेटिव के अंदर, तो ये 6th सेंचुरी के बाद का रहा होगा, जो अर्बन सेंटर्स जब बहुत फ्लरिश हो गए थे इस रीजन में और इनमें ट्रेडिंग वगैरह बहुत शुरू हो गई थी। या फिर ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ पोइटिक फैंसी थी कि ना चीज़ों को, कविताओं में चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है और कोई वेरीफाइड कंपैरिजन नहीं है इनका, कोई एविडेंस नहीं है कि सिटी एक्चुअली में वैसी थी या नहीं थी। और अगर हम दूसरा इंस्टेंस देखें तो इसमें दूसरा इंस्टेंस हम क्यों देख रहे हैं, पहले तो हमको ये समझना ज़रूरी है। हम देख रहे हैं सर्च ऑफ कन्वर्जेंस, वी आर स्टडीइंग सर्च ऑफ कन्वर्जेंस। तो क्या किसी पॉइंट पर जाकर दोनों चीज़ें मीट करती हैं, मतलब हिस्ट्री और प्रेजेंट चीज़ें मीट कर रही हैं कि यस ये महाभारत एक्चुअली में कोई एपिक होना चाहिए था या नहीं? तो एक कन्वर्जेंस का पॉइंट आता है कि हस्तिनापुर मिस्टर बीबी लाल को मिला था। सेकेंड जो एक इंसिडेंट आता है दैट इज द्रौपदी की मैरिज। महाभारत का एक बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, पॉलीएंड्री शो करता है और पूरा सेंट्रल जो है वो नैरेटिव है, पूरा स्टोरी के फॉर्म में ही है। और अगर हम इस सेक्शन को बहुत अच्छे से स्टडी करके देखते हैं इस एपिक के, तो ये डिस्क्राइब करता है पूरा का पूरा इवेंट।
और इस इवेंट में अगर हम देखें तो ऑथर ने कई तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हाउ दिस पॉलीएंड्री हैपेंड। तो अगर एपिक की बात करें तो एपिक में ये द्रौपदीज मैरिज विच इज़ ऑन पेज नंबर 76, ये जो द्रौपदीज मैरिज वाला सेक्शन है ये पूरा एक्सप्लेन करता है कि पांचाल के जो राजा थे द्रुपद, उन्होंने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया था जिसमें ऊपर एक मछली घूम रही थी और बो एंड एरो की मदद से उसको टारगेट करना था। ऊपर मछली घूम रही थी, नीचे तेल का कुंड भरा हुआ था, तो उस तेल के कुंड में देखकर उस मछली पर निशाना लगाना था, मछली की आंख पर निशाना लगाना था। सो दैट वाज द वेरी टफ वन, जिसको अर्जुन ने सक्सीड कर लिया था और फिर अर्जुन की शादी हो गई थी। और जब पांडव शादी करके वापस लौटे हैं अपनी माँ के पास, कुंती के पास, तो कुंती ने बिना पीछे मुड़कर उन्होंने देखा, देखो माँ हम क्या जीत कर लाए हैं, हमें आज क्या मिला। एंड कुंती ने पलट कर नहीं देखा और शी राइट अवे सेड कि जो भी लाए हो बांट लो पांचों भाई। तो अब क्योंकि उनका कमांड को वॉयलेट नहीं कर सकते थे, माँ का कहा ऑर्डर उनको वापस नहीं लिया जा सकता था, तो कई स्टोरीज में कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने डिसाइड किया, कई में ये कहा जाता है कि द्रौपदी डिसाइडेड ऑन हर ओन कि अब ये उनकी कॉमन वाइफ बनकर रहेगी। तो द्रुपद एज पर द स्टोरी युधिष्ठिर ने डिसाइड किया कि ठीक है द्रौपदी हमारी कॉमन वाइफ रहेगी बिकॉज मदर का ऑर्डर है एंड इट कैन नॉट बी वायलेटेड। अब जब द्रुपद को इन सब चीज़ों के बारे में पता चला तो द्रुपद ऑब्वियसली नाराज हुए, लड़की के पिता थे। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो सीर व्यास थे उनके पास पहुंचे, द्रुपद के पास, और उन्होंने बताया, मतलब अब ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ ना पॉलीएंड्री वाला, तो अब इसको तरह तरह से एक्सप्लेन किया गया। तो एक एक्सप्लेनेशन क्या है कि क्योंकि माँ का ऑर्डर था तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता था, तो उसको फॉलो करना पड़ा। दूसरा एक्सप्लेनेशन से कि व्यास जी वहाँ पहुँचे द्रुपद के पास और उन्होंने बोला कि ये जो पांडव हैं ये एक्चुअली में इंद्र की ही क्रिएशन है, भगवान इंद्र की क्रिएशन है, और ये जो इनकी वाइफ है ये द्रौपदी बनकर ही आई है, तो इनकी लाइफ ऐसी ही लिखी हुई है और इनको ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो एक वो एक्सप्लेनेशन हो गया। एक और इंस्टेंस देखने को मिलता है जिसमें व्यास ने ये एक्सप्लेन किया है। व्यास इज द राइटर ऑफ दिस महाभारत। सो व्यास ने एक ये एक्सप्लेनेशन दिया। व्यास ने एक एक्सप्लेनेशन और दिया हुआ है कि एक औरत थी जिसने शिव जी की प्रार्थना की, लेकिन वो इतनी एंथुजियास्टिक हो गई, इतनी एक्साइटमेंट में आ गई कि उसने 5 बार प्रार्थना